मतलब जिस दुकान को बिल जा रहा है उस दुकान को नहीं है ना, चला जाएगा। अभी नीचे जाओ ना, पूछ लो दुकान वाले से बिजली का बिल किसके नाम आ रहा है भाई, पूछ लो जाके। आज कर रहा हूँ ना, समझे तो सही, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली का बिल का मीटर चेंज कराना एक अजाब होता है, मालिक 10 दफा चेंज होता है दुकान का। आप समझ, आप लोगों को बेसिक, आप हवाओं में बातें कर रहे हैं। अगर किसी और के नाम पर भी दुकान है, मैं दुकान चला रहा हूं, बिल में दे रहा हूं, अगर बिल में फिक्स टैक्स आएगा तो मुझे अदा करना पड़ेगा। राइट वे, बिजली का बिल ये 50 मरतबा ट्राई कर चुके हैं, ये टाइम ट्राई कर रहे हैं मजीद, ये बिल्कुल इसका आखिरी जवाब देने की कोशिश करता हूँ, ये आखिरी जवाब की, इसके बाद फिर खबर पाए अगर समझ आएंगे मेरी बात। जिसके नाम पे बिल हो, जिसकी दुकान, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक दुकान पे आप बिजली दे रहे हैं ना, ठीक है, उस दुकान को आपने कहा 3000 रुपये तुमने बिल देना है, ठीक है, अगर वो नहीं देता आप बिजली काट दें, वो दुकानदार खुद आएगा, जो भी चला रहा होगा कि यार ये 3000 रुपये लो और मेरे बिजली बहाल करो। वो सिंपल सी बात है। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि किसके नाम पे है, किसके नाम पे नहीं है, उसका भाई चला रहा है, उसके वालिद का। सर मेरा जवाब तो सुन लीजिए ना आपकी, फिर शुक्रिया आपका। बिजली का बिल आप बिजली काट दें, खत्म हो गई सर। ये लाहौर हॉल बोर्ड की नई मीर का प्रपोजल है। ये दुकान पे क्यों जा रहे हैं? बिजली के बिल पे 10% ऐड कर दें, खत्म बात। इतनी लंबी कहानी क्यों बच कर रहे हैं? खत्म हो गई। बिजली के बिल में ही कह रहे हैं। नहीं, बात तो एक ही क्या रहे हैं ये कि बिजली के बिल के बेसिस पे टैक्सेशन कर दो। ये बेकार की बातें नहीं करें। अमार, बिजली के बिल के बेसिस पे तो ऑलरेडी होनी नहीं चाहिए, उससे इतनी डिस्टॉर्शन हो गई है। बेसिकली उसका फिस्कल वो बना लिया है, जो समझ नहीं आता बिजली के बिल पे लग जाता है। एज ऑफ राइट नाउ कम से कम 7 या 8 टैक्स हैं बिजली के बिल पे। ये नहीं करें, टोटल आपका 14 टैक्स है जी। उस पे आपका जो अगर समझें कि 25 से 30% तो बिजली का बिल है, वो सिर्फ टैक्सेस है। तो ऑब्वियसली वो चीज महंगी तो होनी, कुछ समझ नहीं आने बोला है बिजली पे डाल दो सब कुछ। वो इस तरह करके और डिस्टॉर्शन क्रिएट पकड़ लिया चौकीदार को पकड़ लो बस। मैं आप दोनों की तरफ आऊंगा, मुझे पता है आप लोग इंतजार कर रहे हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए, मगर इस पॉइंट को एड्रेस करें ना, क्योंकि आप ले गए। वो कह रहे भाई बड़ा आसान है, आपने बिजली के बिल के ऊपर टैक्स 3000 रुपये लगाना है। जिस दुकान को जा रहा है, जिस दुकान को जा रहा है, वो दुकान वाला जो है उसके नाम पे हो या नहीं हो, जो भी कोई बिज़नेस ओनर तो होगा ना, वो बोलेगा यार मुझे ये रजिस्ट्रेशन दो, मैं 3000 रुपये दे रहा हूँ ताकि मेरा जो इस दुकान से इनकम है वो फ्री हो जाएगी, मेरी टैक्स फ्री हो जाएगी, तो खुद करवा लेगा। इसमें क्या मसला है? ये तो बहुत आसान कंप्लायंस है। बट दिस इज़ नॉट अ प्रो रेटा टैक्स। आप 10,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये जो भी आपने रखना है, आप वो फिक्स रखिए कि बिजली तुमको उस सूरत में मिलेगी कि तुम ये 3,000 रुपये लोगे। सिर्फ दुकानदार, यार हंसो तो नहीं ना, मैं बात कर रहा हूँ तो मतलब थोड़ी सी ये तो नहीं, आप देखें, मैं भी आपकी बातों पर हंस सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं हंसता हूँ ना, कि अच्छा नहीं लगता, इतने इसके दायरे के बाहर है ना बात। तो आप उस पर लगा दें, वो आदमी आके खुद कर लेगा। दिस इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर इतना मतलब तो आप 3000 आप ऐसे एक फिगर दे रहे हैं, कुछ भी लगा दें, जो भी फिक्स्ड आपने रखना है। वो किस हिसाब से फिक्स करें कि क्या? मेरा उस वक्त कैलकुलेशन था 100 रुपये पर डे। ओके, 100 रुपये पर डे, 3000 रुपये महीने के। और यूनिफॉर्म हो, छोटी दुकान, बड़ी दुकान, अक्रॉस पाकिस्तान इफ़ यू हैव अ शॉप एंड यू हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, देयर आर इशूज़ देयर आर इशूज़ कि भाई दुकानदार जो है बोलेगा यार मैं अपना सोलर पैनल लगा लूँगा, दिन के अंदर दुकान होती है, या बैटरी लगा लूँगा। देयर आर वेरी मेनी इशूज़, बट यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। वो कहते हैं ना, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप। तो पहला स्टेप तो आप लेना। आप मतलब कुछ दुकानों में इश्यूज़ होंगे, कोई दुकान बहुत गरीब होगी, कोई नहीं कर सकेगा, उसको आप एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन आप पहले शुरू तो करें ना। अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, इसका बाप चला रहा है, बेटा चला रहा है, भाई कोई भी मसला नहीं है, बाप चला रहा है, बेटा चला रहा है, जो दुकानदार, हम तो दुकान के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। वी डोंट इवन केयर अबाउट कि बिल किसके नाम पे है। ये दुकान चल रही है, हम इसको बिजली दे रहे हैं, हम इससे 3000 रुपये कम से कम इसको बोलते हैं कि टैक्स लगाओ। 1-2 साल बाद आप इसका स्टिकर बना सकते हैं कि ये दुकान अगर टैक्स में रजिस्टर्ड है तो इसके ऊपर स्टिकर लगा होगा, वही दुकान चल सकती है जिसके ऊपर रजिस्टर लगा होगा। हिंदुस्तान में भी होता है कि ठेले वाले जो होते हैं ना, उसके ऊपर भी प्लेट लगी हुई होती है कि जिसके अंदर वो टैक्स देता है। सर मैं आपकी इनकी बात से डिसएग्री करता हूँ। मेरा कहना है कि पाकिस्तान में कोई दुकान भी शॉप एक्ट के बगैर काम नहीं कर सकती। आप, मेरा सजेशन है पहले साल में कोई टैक्स नहीं लगाएं। और ये सारी दुकानें, आज प्रतीक बीर साहब एग्री करेंगे, सारी दुकानें प्रोविंशियल गवर्नमेंट के शॉप एक्ट के अंदर आती है। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल शॉप एक्ट के अंदर आती है, हर दुकान शॉप एक्ट के अंदर आती है। आप शॉप एक्ट के अंदर डेटा शेयर करें, ये दुकान किसकी है, और वो दुकान का डेटा मुझे दिखा दें किसी दिन, मैं कल आपको टैक्स लगा देता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जो शॉप एक्ट का डेटा है वो सिंध गवर्नमेंट ने कभी गवर्नमेंट के साथ शेयर ही नहीं किया। शबर साहब, 90% दुकानें रजिस्टर ही नहीं है। हाँ, अब आए ना बात। हाँ, 90% दुकानें शॉप एक्ट में रजिस्टर ही नहीं है।
तो आप सिंध के शॉप एक्ट को इम्प्लीमेंट कराएं, दुकानों को रजिस्टर कराएं, टैक्स को बाद में छोड़ दें। टैक्स तो मैं बाद में लगा लूंगा, टैक्स बिजली से बिल से ले लें, यहाँ से ले लें, वहाँ से ले लें। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, सुन ले बात, आज पाकिस्तान में, सुन ले एक बात, एक पाकिस्तान में कानून है, गलत या सही कानून है शॉप एक्ट का, कि आप दुकान नहीं खोल सकते उस पर शॉप एक्ट नहीं हो। अतीक भाई भी मानेंगे कि कानून पर अमल होना चाहिए। सारी दुकानें शॉप एक्ट में ले आए, अगर अगले साल टैक्स नहीं आए मेरा नाम बदल देना भाई। वो पूरा खेल कोई आसान हल बताएंगे। शुरू में आसान क्या मुश्किल है क्या? ये नहीं, क्या मुश्किल है? शॉप में आए और फिर टैक्स नहीं, टैक्स तो मैं ले ही नहीं रहा आपसे, मैं तो कह रहा हूँ टैक्स तो मैं मांग ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ शॉप एक्ट में आके रजिस्टर करा लें, टैक्स में आपसे 5 साल बाद ले लूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं आपको समझाने की बात, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ। अच्छा, फिर जो इफ्ताबाद कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ शॉप एक्ट में क्यों नहीं आते? नहीं, ये कानून का मतलब नहीं करेंगे, ये बैठे हैं बराबर में। देखिए, कोई भी टैक्सेशन है, नहीं टैक्स तो बात ही नहीं कर रहा मैं, सर मैं टैक्स की बात ही नहीं। आप इसको छोड़ें। अरे यार सुनो, मैं मिफ्ताह साहब की बात कर रहा हूं, आपकी बात मेरी बात इब्तिदा में इबाम होता है। ये देखिए अभी आप एक सिस्टम को तो आगे लेके चलना है, इसे छोड़ देता वो इबाम रफ्ता ठीक हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूं, आप, मैंने आपसे कोई इब्तिदा तो करे, कोई आगाज तो हो। बता रहा हूं ना आपको, इब्तिदा आप शॉप में रजिस्टर हो जाए, खत्म हुई बात। मैंने इस मामले में जो बात करनी थी खोखर साहब की तरफ जाने में, अब आपका फाइनल कमेंट इस वाली गुफ्तगू पे चाह रहा हूं, कैसे लेके आए रिटेलर्स को टैक्स में? कैसे लाए बताएं? देखें, शॉप एक्ट तो शबर भाई, मतलब आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे सब? यार मैं ये तो पूछ रहा हूं, आज नहीं कर सकते, आप शॉप एक्ट बंद कर देना। देखिए वो दैट्स द होल पॉइंट ना, मगर टैक्स में कैसे? देखिए इसमें ना देयर इज अ मिडिल ग्राउंड। एक मिनट सर, शाहजेब, मैंने पूरी जिंदगी टैक्स पढ़ा है। दुनिया में कभी कोई शॉप रिटेल पे टैक्स नहीं हुआ जब तक बिजनेस लाइसेंस एक्ट या शॉप एक्ट नहीं होता। यार दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर शॉप एक्ट की कंप्लायंस के बगैर टैक्स नाफिज हो सकता है। ये जो बातें कर रहे हैं, बिजली के बिल से ले लो, इससे ले लो, उससे, ये हम 50 साल से करते रहे। मैंने अपने जमाने में कोई स्कीम राइज नहीं की थी और मैं इस स्कीमों के सख्त खिलाफ हूँ। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि कोई दुनिया का मुल्क दिखा दें जिसमें दुकान हो सकती है विदाउट लाइसेंस। वैसे मैं मुझे कोई बोल, क्योंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और शमशद साहब तो मुझे इस तरह देख रहे हैं कि इतनी देर में अपनी बिल्डिंग का एक फ्लोर बना देता है। हो नहीं सकता कि आप अगर 92 से, जो मिफ्ताह साहब का आर्गुमेंट है कि अगर आप 92 से एग्रीकल्चर में हैं तो आप नुकसान ही किए जा रहे हैं, उसके बावजूद उगाए जा रहे हैं, तो कोई कमा रहे हैं तो उसको मैं आपको अर्ज करूँ सर, है ये कि पाकिस्तान में जो हमें मार्केट एक मैकेनिज्म दिया गया वो ठीक नहीं है। अभी मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कहा कि जी इंटरनेशनल रेट कम है, गंदम का हमारा रेट ज़्यादा, बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने। लेकिन अगर पिछले 10 साल देखें तो पिछले 10 साल इंटरनेशनल रेट बहुत ज़्यादा था, हमारा रेट कम था, इसलिए स्मगलिंग हो रही थी। अब आप ये देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है जी, एंड कंज्यूमर के साथ जो ज़्यादती हो रही है। 2 साल पहले हमने गंदम बेची 2200 रुपये मन, एंड कंज्यूमर ने वो खरीदी 6000 रुपये मन, काश्तकार को 2201 रुपये रेट भी नहीं मिला। हमने 2 साल पहले चावल बेचा कोई 23, 24, 2500 रुपये मन, मुंजी जो उसकी बेची वो चली गई 5500 रुपये पे। पिछली दफ़ा हमने बेची को 4000, 4500 पे, वो चली गई 9000 रुपये पे। अब इंटरनेशनल कमोडिटीज के रेट अब कम हो गए हैं जी, हर जगह पे गंदम का रेट भी कम हुआ है, राइस का भी कम हुआ है। इसी तरह मेज़, जब हमारी मेज़ आ रही थी तो रेट था 4200 रुपया मक्की का रेट, जब हमारी आ गई तो रेट 1500 रुपये पे आ गया। यानी कि काश्तकार, तमाम काश्तकारों को नुकसान हुआ इन 3 फसलों में, बहुत ज़्यादा कपास में। अच्छा, कॉटन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, जो उसने प्राइम मिनिस्टर को, मैं उसमें मीटिंग में मौजूद था, मेरे ख्याल में उसमें शबर साहब भी मौजूद थे, उसने रिपोर्ट की काश्तकार को, पाकिस्तानी काश्तकार को कॉटन में हर साल 50 अरब रुपया कॉटन में इंटरनेशनल प्राइस से कम मिलता है। लेकिन अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड भी ना हो, हमारे पास मार्केटिंग मैकेनिज्म भी ना हो, हम एक चीज़ मंडी में लेके जाते हैं, 10 रुपये किलो बेच के आते हैं, थोड़ी देर बाद वही 30 रुपये 40 रुपये किलो बिक्री होती है रेडी के ऊपर। यानी कि एंड कंज्यूमर भी मारा गया और काश्तकार भी मारा गया। अब मैं आऊँगा जी बजट के ऊपर। इस वक्त हमारा इशू है जी, इस वक्त ना ज़राअत वेंटिलेटर पे है जी। मैं क्योंकि खसूसन जो गंदम का रेट काश्तकार को नहीं मिला, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूरी नहीं हुई। गंदम के रकबे के ऊपर आपकी मेन 2 बड़ी फसलें हैं जी, दोनों एक्सपोर्ट होने वाली हैं, कपास और चावल। यानी कि इस साल आपका चावल जो एक्सपोर्ट हुआ, $3 बिलियन का चावल एक्सपोर्ट हुआ है सर, और कॉटन भी तकरीबन 18 से 20 बिलियन डॉलर की होती है जी। अब 30% उसका कमी आ जाना, वजह क्या कि काश्तकार के पास पैसे नहीं है। अगर उसके पास पैसे होते, वो ज़मीन खाली न रखता, वो ज़रूर कपास काश्त करता, उसने काश्त नहीं की। अब काश्त करने के बाद अगला इशू क्या आएगा? अगला इशू ये आएगा कि वो इनपुट्स पूरे नहीं डालेगा। यानी कि DAP का रेट ज़्यादा है, यूरिया का रेट आप ले लें, यानी कि यूरिया इस वक्त होनी चाहिए 3500 रुपये से ऊपर यूरिया नहीं। दुनिया में रेट कम है यूरिया का, 11,000 रुपये रेट था, अब वो तकरीबन
तकरीबन कराची पहुंच 4800 रुपये पे आ गई है, यानी कि उन्होंने अपने इनपुट्स के भी साथ साथ रेट कम किया, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे उसका रेट कर दिया 44-4500 रुपया और मार्केट में वो मिलती है 5000 रुपये की। अब देखें ना, रियासत की रेट काश्तकार के ऊपर होती है कि पिछले साल जो उससे पिछले साल हमारे घरों से ज़बरदस्ती गंदम उठाई गई, हम नहीं रख सकते थे। ये चाहते हैं कि लैंड के हिसाब से टैक्स हो वो लिया जाए, लेकिन लैंड के अलावा उसके अलावा वो दो सिस्टम दे देगा, इनकम टैक्स अलग, लैंड टैक्स अलग। ये नहीं चल सकता, दुनिया में कहीं भी नहीं है। उस सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो यह है कि हम अपनी ज़राअत को ठीक करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो पाकिस्तान जो मुल्क दिया है, चारों मौसम है, मैदानी इलाका है कराची से लेकर पेशावर तक, दरिया यहाँ पे, समंदर यहाँ पे, पहाड़ यहाँ पे, चोलिस्तान यहाँ, रेगिस्तान, रोही, थर, हर चीज़ हमारे पास है, लेकिन एक विल नहीं है। हम ज़राअत में क्यों पीछे है? जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में है, 13 भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 140 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। हम हर चीज़ बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम तक बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमारे लिए बायसे शर्म है। यानी कि आज से 2-1.5 साल पहले हमने 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया। क्या हमें शर्म आई? वजह हमारी तरजीहात में सर कहीं भी ज़राअत नहीं है, कहीं भी एग्रीकल्चर नहीं है। रिसर्च का बजट हमारा एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है, उसको 2% होना चाहिए। पॉलिसी जब बनानी चाहिए। अब आप ये देखें, अब ये गैस का प्लांट बंद, खाद का प्लांट बंद हो गया, अब फलां प्लांट बंद हो गया। हमें 10 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए, हमें कितनी गैस चाहिए, किस किस को देनी है। जिस मुल्क में यूरिया के 5 रेट हों सर, एक ही चीज़ के 5 रेट, वहाँ काश्तकार क्या करे? हर चीज़ उसको ब्लैक में मिले। जब उसकी फसल है तो हुकूमत हक समझ के ज़बरदस्ती उठा ले। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है कि हुकूमत उस वक्त खरीद कर सकती है जब उससे नीचे प्राइस जा रही हो, उस पर जबरदस्ती नहीं उठा सकती। जी ठीक है, मार्केट को क्रैश जबरदस्ती नहीं उठा सकती। लेकिन जहां हमारे साथ क्या होता है, काश्तकार के साथ जबरदस्ती उठाते हैं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल हुआ सर। जबरदस्ती पुलिस अंदर दाखिल हुई, एक नहीं सैकड़ों घरों में हुआ, एसी तहसीलदार सारे दाखिल हुए। अब सर इस वक्त फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। हमें अपने गैराबाद रकबे आबाद करने होंगे। जिस तरह अब लिम्स ने, SIFC ने इस पे काम शुरू किया, खुश बात है, होना चाहिए। ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए एग्रीकल्चर के ऊपर। सर ये मुल्क इस वक्त इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह हम चला रहे हैं। ज़राअत इस तरह नहीं चल सकती जिस तरह हम चला रहे हैं। हम जब तक बाहर से जदीद मशीनरी लेके ना, हाईटेक मशीनरी लेके ना आए, ज़राअत नहीं चल सकती। आउटपुट के हवाले से, बीज के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तवज्जो के हवाले से तो आपके एतराज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान का एग्रीकल्चर आउटपुट है उसको इंडिया से भी कंपेयर करें तो नजर आ रहा है दुनिया। सर देखिए, मगर सर देखिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जो बात की जा रही है सर, हमारी पैदावार किस में बढ़ी है? मेज में पैदावार बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? कि हम सीड बाहर से लेके, हाइब्रिड सीड लेके। चावल में पैदावार बढ़ी है, 30 मन से उठे हम 120 मन पे चले गए हैं। हम बाहर से सीड लेके आए, हमने खुद किया जी। हमने इसके ऊपर जहां से 15,000 अरब की प्रोड्यूस लेते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट क्या होती है? देखिए ना, टेक्नोलॉजी और आपके जो मसाइल है उसे हल करना एक एस्पेक्ट है, जिस पर तो मेरा ख्याल है किसी को डिस्प्यूट ही नहीं है कि पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, चीजें बेहतर। डॉक्यूमेंटेशन एक अलग एस्पेक्ट है। इस पे बात मैं आपको अर्ज करूं, मैं खुद फाइलर हूं जी। उसको मैं चाहता हूं उसको हल करके हर एक को फाइलर बनाए। मैं इस मुल्क का रहायशी हूं, मुझसे ज्यादा मुहब्बे वतन भी कोई नहीं है। ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि मैं अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। मेरा जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, औलाद इधर, जायदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, मेरा ईमान भी इधर है। मैं खुद चाहता हूं कि सिस्टम ठीक हो, तो ज़राअत भी तो ठीक होनी चाहिए। ज़राअत मुनाफा बख्श और बाइज्जत कारोबार भी तो होना चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि हम यूरिया लेने के लाइनों में लगे हों? ये कौन सा तरीका है कि मेरे काश्तकार दिन रात बैग लेने के लिए, बारदाना लेने के लिए गंदम का पूरी रात वहाँ बैग के लाइनों में लगे रहे और हुकूमत ऐलान कर दे कि हम खरीद नहीं कर रहे? एक कमिटमेंट की है हुकूमत की जो कमिटमेंट है। एक बच्चे ने झूठ बोला अपने बाप से, तो उसके बाप ने कहा, बेटा मुझे इस बात का अफसोस नहीं, तूने झूठ बोला, अफसोस इस बात का मेरा तुमसे एतमाद उठ गया है। अगर हुकूमत ही अपनी कमिटमेंट पूरी ना करे तो फिर कौन पूरी करेगा? हम किस पे एतमाद करें? आप यकीन कर रहे हैं कि इस वक्त काश्तकार के जज्बात का मैं लफ्जों में इकट्ठा करके आपको नहीं बता सकता कि काश्तकार इस वक्त, छोटा खुसूसन काश्तकार, वो बेचारा कितनी तकलीफ में है। ना इस वक्त उसके घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना उसके बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के। ऊपर क्या हो रहा है जी? ऊपर यह कि किसी काश्तकार ने कोई साबका बकाया वापडा का, गिरफ्तारियां हो रही हैं। एक तरफ उसकी जिनस नहीं बिकी, उसके पास पैसे नहीं आए, काली पाकपत्थर में गिरफ्तारी हुई, काश्तकार रोड के ऊपर थे। हत्ता कि हमने, सर मैं आपको अर्ज करूं, हमारे साथ हो क्या रहा है जी? मैं केस उठा के लेके गया हूं सर इस्लामाबाद 2016 में। मैंने कहा जी हमारे ऊपर ओवर बिलिंग है कसूर में और पूरे पंजाब में, इसका सिर्फ फोरेंसिक ऑडिट करवा लिया जाए। तो सिर्फ कसूर ऑर्डर हो गया जी, प्राइम मिनिस्टर ने किया। सिर्फ कसूर के 4 अरब 30 करोड़ हमारा निकला, बंद कर दिया गया, उसके बाद नहीं किया गया। अब दोबारा फिर मैंने जिला कसूर को खुद जाके ऑडिट किया, हमने 25,000 ट्यूबवेल का जाके दिया है मिनिस्ट्री को, वहां से टीम आई है,
साबित हो गई, कोई कार्रवाई नहीं। होता क्या है जी, काश्तकार को उठाया अंदर कर दिया। यानी क्या काश्तकार पाकिस्तानी नहीं है? क्या काश्तकार इंसान नहीं है? क्या उसके कोई जज्बात नहीं है? इस वक्त काश्तकार इंतहाई परेशानी में है। और सर उसकी जो परेशानी है, मुझे एक चीज़ का खतरा नज़र आ रहा है सर। मैं चाहता हूं कि हुकूमत उसको फौरी हल करे। अगले साल गंदम काश्त नहीं होनी। इंटरनेशनल रेट अब दोबारा अप होना, $70 एक हफ्ते में रेट बढ़ा है। अगर इस तरह रेट बढ़ता गया, अगले साल क्या करेंगे? बाहर से इंपोर्ट करेंगे। डॉलर है आपके पास। जाहिर जो आप नुक्ते दे रहे हैं जो पॉलिसी के मसाइल के हवाले से, इस पर तो डिस्प्यूट नहीं है और पाकिस्तान के जो आदाद शुमार है वो साबित करते हैं इस बात को। सर मेरी बात सुनो, क्या गंदम मैंने इंपोर्ट की थी? मैंने तो मना किया था। मैं मीटिंग्स में गया था। मैंने उस वक्त भी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की अक्टूबर में कि खुदा के लिए इसको इंपोर्ट ना कीजिए, आपके पास सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है और अगले साल ज्यादा कास्ट होने जा रही है। लेकिन उसके बावजूद इंपोर्ट की गई। क्या हुआ? उस पर कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि मर कौन गया? तबाही किसकी हुई? उस काश्तकार की हुई। आप यकीन कर लें कि काश्तकार आज अपनी वीडियो बना के लगा रहे मक्की के पौधे के खुदा के लिए तो मेरे साथ, मक्की को कहते हैं, मेरे साथ तुम गंदम वाला सलूक ना करना, मेरे साथ जो सलूक हुआ है। ना और समझ साहब, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि खोखर साहब के जो किसानों के हवाले से आप बात कह रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बीच के टेक्नोलॉजी के, इसके अलावा जो इश्यूज हैं, महंगाई के, लाइनों में लगने के, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। सर एक चीज मैं आपसे कहने की, एक सवाल पूछे कि जो ये बेचते हैं अपनी प्रोडक्ट, वो बाजार में कितने की बिकती है? दरमियान वाला आड़ती किधर है? इस पर बार-बार सवाल उठा चुके हैं जिसकी वजह से डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है कि आड़ती ज्यादा फायदा। मैंने अभी ये बात की कि हमने 2 साल पहले गंदम बेची 2200 रुपए मन, एंड कंज्यूमर को वो गंदम मिली 6000 रुपए मन। ये तो पूछ रहा हूं मैं, वो इनकम किधर है? यही तो है एरिया जहां पर हम मंडी में एक चीज 10 रुपए किलो बेचते हैं, थोड़ी देर बाद वो बिक जाती है। वही तो मसला मैं बार बार शादी के साथ उठाता हूँ कि आपने 2000 रुपए बेची, मुझे मिली 6000। दरमियान वाला बिजनेसमैन वो किधर है? उसको हाथ डालना है ना, वो क्यों नहीं हाथ डालते? बताइए ना। मैं हाथ डालेंगे ना इस चीज का, तो हमारा एंड कंज्यूमर है जिसके लिए हम काम करते हैं। साहब आप भी रो रहे हो, कंज्यूमर भी रो रहा है। एक ब्रेक नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करते हैं, गुफ्तगू से जारी रखें।